मैं इस तरीके से पढ़ा हूँ ताकि आपका जो पेड कोर्स होते हैं बहुत सारे टीचर्स के, उनके उस लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। वीडियो काफी लंबी जा रही है तो आप समझ सकते हैं इस चीज को, आप 1.5x पे बढ़ा करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इतना डिटेल में एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें टाइम लगता है। वेलकम बैक। तो अभी हम एनईपी 2020 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए इसका आगे का पार्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। अभी हम जहाँ पे जो डिस्कस कर चुके हैं, देखिए आप एक्चुअली फंडामेंटल स्टेज हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रिपरेटरी स्टेज हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारा यहाँ पे बचा हुआ मिडिल और सेकेंडरी स्टेज बचा हुआ, उसके बाद ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए प्रिपरेटरी स्टेज में बेसिकली हमने क्या पढ़ा हुआ था, तो ये टोटली क्या होती है, प्ले वे डिस्कवरी बेस लर्निंग होती है, इंटरेक्टिव क्लासरूम होता है ज़्यादातर। यहाँ पे लाइट टेक्स्ट बुक वगैरह होती है, लाइक मैथ और साइंस को भी इंट्रोड्यूस किया था, उनको एक इन्वायरमेंट दिया अच्छा ताकि वो पढ़ने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए, मेंटली प्रिपेयर्ड है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम स्टेज नंबर 3 पे आ चुके हैं, जो कि मिडिल स्टेज है, यानी मध्य चरण। यहाँ पे बच्चा की जो एज होती है वो 11 से 14 वर्ष होती है, और यहाँ पे 3 साल बच्चा अपना गुजारेगा इस एज में, मिडिल स्टेज में, जहाँ पे क्लास 6, 7 और 8 यहाँ पे पढ़ेगा। ठीक है। इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट्स टीचर टू द मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, स्टार्ट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस प्रोजेक्ट। यानी इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान व कला और मानविकी जैसे विषयों के अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट अवधारणाओं के लिए विषय शिक्षक की शुरुआत होती है। यहाँ पे अनुभवात्मक, अधिगम व प्रायोगिक प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। यानी जब बच्चा इस एज में घुसता है, यानी मिडिल स्टेज में जब रहता है, यानी 6 to 8 क्लास में रहता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, कल्चर या जो भी इनसे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है, यानी बच्चा चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि सीटेट ओरिएंटेड है। ठीक है। स्टूडेंट लर्न अबाउट एसिड बेस केमिस्ट्री बाय टेस्टिंग रियल लेमन जूस एंड सोप वाटर विद लिटमस पेपर इन स्कूल लैब रेदर देन जस्ट रीडिंग केमिकल फार्मूला। यानी कि रासायनिक सूत्रों को रटने के बजाय छात्र स्कूल की लैब में नींबू के रस और साबुन के पानी के लिटमस पेपर से परीक्षण करके यानी एसिड बेस जो होता है, अम्ल और क्षार के बारे में सीखना शुरू कर देता है। यानी यहाँ पे डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में सिखाई जा रही है, ना कि सिर्फ एजुकेशनल फार्मूला, यानी जो टेक्स्ट बुक पढ़ा करके या फिर सिर्फ फार्मूला पढ़ा करके यहाँ पे चीजें नहीं सिखाई जाती। यहाँ पे टोटल यानी बच्चा सीधा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी इस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करना शुरू कर देगा। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल साइंस प्रोजेक्ट करना शुरू कर देगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टमेटिक सब्जेक्ट्स लर्निंग इंटीग्रेटेड विद रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट एंड क्रिटिकल क्वेश्चनिंग। यानी यहाँ पे जो बच्चा होता है डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो विषयों को बिल्कुल गहन तरीके से सीखना शुरू कर देता है, वास्तविक जीवन के प्रयोगों व आलोचनात्मक पूछताछ के साथ व्यवस्थित विषयवार पढ़ाई की शुरुआत यहाँ पे हो जाती है। यानी इस एज में बच्चा बिल्कुल टोटली तरीके से सब कुछ सीखेगा, वो भी एक्सपेरिमेंटल वे में। ठीक है। सब कुछ कर करके सीखता है, यानी ना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लेगा या फिर टेक्स्ट पढ़ करके या बुक पढ़ के चला जाएगा। वहाँ पे यहाँ पे हर सब्जेक्ट, यानी चाहे वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, सोशल साइंस हो, आर्ट हो, ह्यूमैनिटी हो, कुछ भी होगा, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा बच्चों का। तो चलिए नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं, जो कि है सेकेंडरी स्टेज, यानी माध्यमिक चरण। यानी यहाँ पे बच्चा की जो एज होगी वो 14 से 18 साल होगी, और यहाँ पे बच्चा 4 साल गुजारेगा अपना 9वीं से 12वीं क्लास तक का। यहाँ पे बच्चा यहाँ पे 4 साल अपना मल्टी डिसिप्लिनरी ब्लॉक्स डिजाइन फॉर डीप क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, ग्रेट सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड नो हार्ड स्ट्रीम एंड सब्जेक्ट्स कैन चूज एन सब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर पर्सनल पैशन, एग्जाम स्ट्रक्चर सेमेस्टर बेस्ड और ट्वाइस अ ईयर टेस्ट। यानी ठीक है, यहाँ पे जो बच्चा होगा, यहाँ पे जो बच्चा होगा वो गहन आलोचनात्मक, रचनात्मक सोच के लिए डिजाइन किया गया 4 साल का विषय वस्तु। यानी यहाँ पे जब बच्चा 9वीं से 10वीं क्लास में होता है, उसके बाद 11वीं 12वीं में यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल डीप नॉलेज दी जाती है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स डिजाइन होते हैं यहाँ पे, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हार्ड कोर साइंस पढ़ेगा या हार्ड कोर कॉमर्स पढ़ेगा, उसको फ्लेक्सिबिलिटी एनईपी 2020 में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि बच्चा जो चाहे, यानी अगर वो केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ आर्ट पढ़ना चाहे वो आर्ट भी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ ह्यूमैनिटी पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। ठीक है। यानी उसको फ्लेक्सिबिलिटी होती है टोटल की, ग्रेड सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वहाँ पे बच्चे को, ताकि वो जो पढ़ना चाहे उसको पढ़ सकता है। यानी छात्र की पसंद का ध्यान रखा जाएगा कि विषयों को खुद चूज कर सकता है, और परीक्षाओं का ढांचा सेमेस्टर या वर्ष में 2 बार होने वाली परीक्षा में बदल जाता है। यानी यहाँ पे बच्चे पर बहुत प्रेशर नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी ब्लॉक्स, यानी बच्चा कुछ भी पढ़ सकता है, ऐसा एनईपी 2020 में बोला गया। वो अलग बात है कि अभी अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पाया है, बट ज्यादातर हद तक चीजें हो गई हैं, लेकिन स्टिल अभी भी उस लेवल का इंटीग्रेशन नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। ठीक है। क्लास 11 स्टूडेंट कैन चूज टू स्टडी हिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस टुगेदर
एज दियर कोर कॉम्बिनेशन। जैसे कि यहाँ पे बता रहा था मैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी ब्लॉक्स डिजाइन और डीप क्रिटिकल थिंकिंग एनालिटिक्स, यहाँ पे यानी सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे हो। कक्षा 11 की एक छात्रा अपनी मुख्य रुचि के अनुसार यानी उसकी चॉइस होगी जो जिसमें वो इसका इंटरेस्ट होगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, वो उसका कॉम्बिनेशन बना के पढ़ सकता है। यानी वो हिस्ट्री, फिजिक्स यानी पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीतिक विज्ञान और फिर कंप्यूटर साइंस के साथ एक मिलकर पढ़ सकता। पहले कैसा था कि आज से 4-10 साल पहले चले आए तो वहाँ पे हार्डकोर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हार्डकोर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या फिर हार्डकोर कंप्यूटर साइंस की चीजें पढ़ रहे हैं, तो वो वही पढ़ रहा है। हिस्ट्री पढ़ रहा है तो हिस्ट्री पढ़ रहा है, आर्ट पढ़ रहा है तो आर्ट पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है तो फिजिक्स पढ़ रहा है, पॉलिटिक्स पढ़ रहा है तो पॉलिटिक्स पढ़ रहा है। ठीक है, आर्ट का बच्चा आर्ट ही पढ़ रहा है। तो ये चीजें, ये इस चीज को एनईपी 2020 ने देखा और बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया कि भाई उसको जो पढ़ना है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो बना के पढ़ सकता है अपनी रुचि के अनुसार। ठीक है, फ्लेक्सिबल एकेडमिक चॉइसेस दैट ब्रेक द आर्टिकल वॉल्स बिटवीन द साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट, यानी लचीले शैक्षणिक विकल्प जो कि विज्ञान, वाणिज्य और कला के बीच कृत्रिम दीवार को पूरी तरह से यहाँ पे गिरा देता है। ऐसा एनईपी 2020 में ऐसा था कि जैसा मैं ऊपर ही बता रहा था वही चीज रिपीट हो रही है बार बार कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बच्चा बनाएगा अपने अकॉर्डिंग बना सकता है। यानी अगर उसको साइंस के साथ कोई एक कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ना तो वो भी पढ़ सकता है। आर्ट्स अगर वो पढ़ना चाह रहा है, म्यूजिक आर्ट या फिर ड्राइंग वाले कोई ऐसे एक अपने सब्जेक्ट को लाना चाहता है उसमें, तो वो भी ऐड करवा सकता है अकॉर्डिंगली उसके इंटरेस्ट या फिर कॉम्बिनेशन जो वो बनाना चाहता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एंड एफएलएन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और बुनियादी साक्षरता। यानी पहले हम ईसीसी डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे का जो एफएलएन है उसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी नीचे इसके हम ईसीसी डिस्कस कर लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी एम एट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, motor, cognitive, socio-emotional, ethical, and cultural aspect of a children age of 3 to 6. NCERT will develop the national curriculum and pedagogical framework for early childhood education, यानी NCPFECE, यानी नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ईसीसी। ठीक है, ये काफी बड़ा हो जा रहा है, आप इसको याद करें। कई बार ये यहाँ पे जो फुल फॉर्म ये दे रखा है शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है सीटेट में या फिर यूपी टेट में, या फिर स्टेट में भी स्टेट एग्जाम में भी पूछ लेता है। यानी जो एनईपी 2020 में डिसाइड किया था इस ईसीसी में, उसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के शारीरिक यानी फिर उसके बाद फिर प्रेरक यानी मोटर यानी उनके फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव यानी माइंड डेवलपमेंट, सामाजिक भावनात्मक यानी सोशियो इमोशनल, एथिकल एंड और सांस्कृतिक पहलुओं का समग्र विकास का लक्ष्य। ठीक है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी टोटली मिला के 360 डिग्री पे जो बच्चों का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे उसके बारे में बात करी गई थी। यानी इसी में 360 डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई थी। बेसिकली आप लोग याद रख लेंगे 360 और उसके अंदर में सब कुछ आता है। ठीक है, यानी वहाँ पे आ जाएगा क्या, वहाँ पे आ जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट, आ जाएगा मोटर, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, कल्चर एस्पेक्ट ऑफ हर एक चीजें जो भी है सारी आ जाएंगी इसके अंडर में, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। एनसीईआरटी द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं शैक्षिक ढांचा यानी NCPFECE का विकास को विकसित किया जाएगा। यानी ठीक है, वही चीज है, ट्रांसलेटेड करके मैं आपको। एनसीईआरटी एक ऐसा करिकुलम बनाएगी नेशन वाइड जो कि सारे बच्चों के लिए काम करेगा। 360 डिग्री पे बच्चों का डेवलपमेंट के बारे में वहाँ पे डिस्कस होगा। यानी उसके अंदर क्या आएगा, फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल या कल्चर एस्पेक्ट, हर तरीके के बच्चे उसके अंदर समाहित हो जाएंगे। ऐसा करिकुलम बनाया जाएगा। ईसीसी के अंडर में एनईपी 2020 के अंदर बोला गया था कि बच्चों के जीवन के उनके 6 वर्ष को सुरक्षित करना, जिसमें मस्तिष्क का 85% जो पोर्शन होता है वो डेवलप होता है। यानी जब बच्चा 6 साल तक होता है तब उसका जो माइंड होता है वो 85% तक डेवलप होता है। तो उस टाइम पे बच्चे पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, और इसलिए एनसीईआरटी एक ऐसा सिलेबस बनाएगा जिसमें बच्चे को बहुत प्रेशर भी ना पड़े और बच्चे ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करे, सीखे, होलिस्टिक हैप्पीली 360 डिग्री में जो डेवलपमेंट होता है उसके अंडर में करके वो चीजों को सीखे। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एफएलएन, बुनियादी साक्षरता एवं असंख्यात्मकता, यानी एनईपी 2020 डेजिग्नेट एफएलएन as an urgent national mission. It's dedicate that every child must acquire that ability to read, comprehension and perform basic number and mathematics, addition, subtraction, division by the end of class 3rd। यानी ठीक है, एनईपी 2020 के बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक एफएलएन को एक अति महत्वपूर्ण एवं तत्कालीन राष्ट्रीय मिशन घोषित कर दिया गया था। एनईपी 2020 के द्वारा जो एफएलएन था उसको राष्ट्रीय इमरजेंसी की टाइप का मतलब बना दिया कि इसके अनुसार प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3rd के अंत तक समझ के साथ पढ़ने व बुनियादी गणितीय संक्रिया यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यानी यही जो बोल रहा है कि बेसिक न्यूमरेसी, मैथमेटिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये सब चीजें
आना प्रारंभ होना चाहिए, बेसिक यानी क्लास थर्ड तक जब तक बच्चा जाएगा। तो इसका जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो क्लास थर्ड के अंत तक जब तक बच्चा जाए वहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन है वो सब करना सीख जाए, बेसिक चीजें एटलीस्ट। एग्जांपल अंडर अंडर द निपुण भारत मिशन, यानी निपुण भारत, यानी इसका यहाँ पे डायरेक्ट सीटेट में या यूपी टेट में आपको डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो आप इसको याद कर सकते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। Class third child should be able to read 45 to 60 word per minute fluently and solve simple 3-digit subtraction problem। कक्षा 3 के बच्चों को 1 मिनट में कम से कम 45 से 60 शब्द प्रवाह के साथ पढ़ने व 3 अंक के साधारण घटाव के सवालों को हल करने में सक्षम होना चाहिए। यानी जब FLN के अंडर में, यानी क्लास थर्ड का जो बच्चा होगा वो मिनिमम पर मिनट, यानी इस चीजों पर मिनट जो है 45 to 60 वर्ड यहाँ पे पढ़ पाए फ्लुएंसी के साथ, और मिनिमम 3 डिजिट का सबट्रैक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया है। तो चलिए आगे देखते हैं। द फंडामेंटल की विदाउट विच एनी फर्दर स्कूलिंग और एडवांस एजुकेशन बिकम मीनिंगलेस फॉर चाइल्ड, यानी वह बुनियादी आधार साथ जिसके बिना आगे की कोई भी स्कूली पढ़ाई बच्चे के लिए पूरी तरह से निरर्थक हो जाती है। यानी अगर FLN को कंप्लीट अच्छे तरीके से यहाँ पे इस रूल को फॉलो ना किया है, यानी क्या था, कक्षा थर्ड तक जो बच्चा हो तो मिनिमम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन करना सीख जाए, और फ्लुएंसी के साथ एक्सप्रोनेंस, थोड़ा बहुत जो प्रोनाउंसिएशन है उनको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोनाउंसिएशन रीडिंग पढ़ना शुरू कर दे। इस चीज को अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल होगा वो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, और वो आगे चीजों को सीख नहीं पाएगा, क्योंकि उसका अगर आधार से, यानी उसका जो फंडामेंटल की है ना, वो अगर वो अच्छी नहीं रहेगी तो आगे आगे की जो एडवांस्ड जो एजुकेशन आएंगे वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, यही कहना था। यानी की पेडागोजिकल शिफ्ट, यानी शिक्षण विधियों के प्रमुख बदलाव क्या थे। यानी पैरामीटर, पुरानी रटने की पद्धति, जो NEP 2020 में यहाँ पे जो मेन चेंजेस किए गए हैं वो क्या क्या था। पैरामीटर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पुराने रटने की विधियो थे उसको बदल करके नई शिक्षा नीति जो ले आई गई, उनके अंदर में क्या क्या बदलाव किए गए इसके बारे में डिस्कस करें। लर्निंग स्टाइल, यानी सीखने का क्या तरीका होगा NEP 2020 के अनुसार। यानी अब इससे देखिए, रोट मेमोराइजेशन को बंद करेंगे। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है सीटेट में और यूपी टेट में कि रोट मेमोराइजेशन अलाउड है कि नहीं, यानी उससे बच्चा सीख पाता है कि नहीं। तो रोट मेमोराइजेशन को बंद करके वहां पे यहाँ पे NEP 2020 के अनुसार रोट मेमोराइजेशन को बंद करके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देंगे। ठीक है, और फिर करिकुलम कंटेंट क्या होगा, डेंस और हैवी टेक्स्ट बुक, यानी भारी और जो संघ पुस्तकें, यानी जो पोल्ड पुराना जो पद्धति था इसको हटा के, यानी बहुत ज्यादा टेक्स्ट और यहाँ पे जो हैवी टेक्स्ट और बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह या बहुत सिलेबस होता था उसको हटा करके अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिड्यूस टू द कोर एसेंशियल, यानी केवल आवश्यक एवं बुनियादी बातें। यानी NEP 2020 के अनुसार जो पुराने का स्ट्रक्चर था उसको हटा करके यहाँ पे जो रिड्यूस करके जो कोर एसेंशियल चीजें होंगी, सिर्फ वही बुनियादी बातें, वही सिर्फ बच्चों को पढ़ाई वो सिखाई जाएंगी। ठीक है, असेसमेंट का क्या तरीका होगा, जो पुराना चला आ रहा था वो सबमिटिव था, नहीं साल के अंत में एक बोर्ड परीक्षा होती थी, उसी के रिजल्ट के थ्रू बच्चे का असेसमेंट किया जाता था। लेकिन अब उसको बदल करके NEP 2020 में फॉर्मेटिव एवं कंटिन्यूअस, यानी रचनात्मक और सतत मूल्यांकन, यानी कंटिन्यूअस, यानी पूरे साल बच्चे का जो होगा असेसमेंट करा जाएगा, ना कि सिर्फ जैसे कि पुराने पद्धति के अनुसार, यानी जो पुराना सिस्टम चला रहा था उसमें सिर्फ साल के अंत में जो असेसमेंट हो जाता था, एक एग्जाम करा करके बच्चे का रिजल्ट निकाल देते थे, पास या फेल के अनुसार उसको नेक्स्ट क्लास में भेज देते थे। उसको हटा करके फॉर्मेटिव एंड कंटिन्यूअस, यानी रचनात्मक और कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी पूरे साल उसका तो असेसमेंट किया जाएगा। पेडागोजिकल अप्रोच क्या हो गया, शिक्षण दृष्टिकोण, जो पुराना सिस्टम था वो टीचर सेंट्रिक था, उसको बदल करके लर्नर सेंट्रिक एवं एक्सपेरिमेंटल, यानी शिक्षार्थी केंद्र व अनुभवात्मक, यानी यहाँ पे टोटल जो है लर्नर सेंट्रिक बना दिया जाएगा, यानी बच्चे के अनुसार एजुकेशन सिस्टम को बनाया जाएगा, स्कूल को बच्चे के अनुसार ढाला जाएगा, ना कि जो टीचर के अनुसार बच्चे को ढाला जाएगा। ये सिस्टम जो बनाएगा लर्नर सेंट्रिक, यानी बच्चे के अनुसार, यानी स्टूडेंट के अनुसार सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, और टोटली एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो, ताकि वहाँ पे उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट जो हो वो बिल्कुल बेसिक से ही, स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाए, ताकि बच्चे को आगे चल के जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आसानी से वो झेल पाए और उनको आसानी से उनको सॉल्व करके आगे बढ़ पाए लाइफ में। इसी चीज को यहाँ पे NEP 2020 में बदला है। मेन चीज आप देखेंगे तो NEP 2020 में क्या पूछा था, तो जो नई शिक्षा नीति आई थी उसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दिया गया। उसके बाद जो टेक्स्ट बुक थे, बहुत ज्यादा सिलेबस था, उसको हटा करके कोर एसेंशियल चीजें पढ़ाई जाएंगी ताकि बच्चे पे प्रेशर कम हो। फॉर्मेटिव एवं कंटिन्यूअस असेसमेंट किया जाएगा, यानी
जब बच्चे को पढ़ाया जाएगा उसी टाइम पढ़ाने के दौरान ही असेसमेंट करा जाएगा फिर, और पूरे साल यानी पूरे साल जैसे वीकली, मंथली, फिर 2 मंथली, 3 मंथली ऐसे असेसमेंट कराया जाए ताकि बच्चों का जो प्रोग्रेस है उसको हमेशा एक ऐसा लाइक एक फॉर्मेट में बनाया ताकि उसका पता रहे कि बच्चा किस सब्जेक्ट में या फिर कहाँ लैग करता है, उसका कंटिन्यूअस प्रोसेस करा जाएगा, उसका असेसमेंट किया जाएगा। एजुकेशन सिस्टम को बनाया जाएगा वो लर्नर सेंट्रिक होगा, वह टोटली एक्सपेरिमेंटल होगा ताकि उनका क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हो पाए। ये था एनईपी 2020 का मेन की पॉइंट्स था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में क्या था, अनुभवात्मक शिक्षण कैसे करा जाएगा एनईपी 2020 में, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं। मूविंग अवे फ्रॉम पैसिव लिसनिंग टू द एक्टिव एंगेजमेंट, यानी निष्क्रिय होकर सुनने के बजाय सक्रिय होकर के सीखने की ओर कदम बढ़ाना है। एनईपी 2020 में ऐसा बोला गया था कि बच्चे को सिर्फ पैसिव लर्निंग नहीं करना, उसको जब हम क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए, बच्चे से बार बार अगर उसको एंगेज करो ताकि बच्चा जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनमें एंगेज रहे और चीजों को एंटरटेन यानी जॉयफुल होकर के चीजों को सीख सके। इट्स इंक्लूड इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट इंटीग्रेशन, ठीक है, यूजिंग ड्रामा, यानी आप ड्रामा करेंगे, फिर ड्राइंग भी करेंगे, म्यूजिक टू टीच एकेडमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या कि इसमें कला एकीकरण यानी कला, नाटक, संगीत के द्वारा विषयों को सिखाना, यानी टोटली प्ले वे में नाटक कर करके, एक्टिंग कर करके, और उसको म्यूजिक के थ्रू, या फिर ऐसा खेल एकीकरण यानी फिर स्पोर्ट इंटीग्रेशन यूजिंग फिजिकल एक्टिविटी टू लर्न स्पीड एंड मेजरमेंट कोऑर्डिनेशन, यानी खेल एकीकरण यानी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम के द्वारा गति व टीम वर्क को सिखाना भी शामिल है। यानी जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उसमें बच्चा को पैसिव नहीं रखना, उसको एक्टिव रखना है, यानी उसको निष्क्रिय नहीं, उसको सक्रिय रखना है। और बिल्कुल आर्ट यानी अगर बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट सिखाना तो उसको उसके लिए अगर हमें ड्रामा करना पड़े, ड्राइंग करना पड़े, म्यूजिक की हेल्प लेकर बच्चों को सिखाना पड़े एकेडमिक कॉन्सेप्ट को, तो वो भी उसकी हेल्प लेकर के हम सिखाएंगे। स्पोर्ट का इंटीग्रेशन यानी फिजिकल एक्टिविटी टू लर्न स्पीड, यानी अगर स्पीड के बारे में सीखना है यानी गति के बारे में सीखना है तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी कराई जाए। मेजरमेंट के बारे में सीखना है तो उस टाइप से बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं, उसके थ्रू उनको सिखाएंगे, या फिर कोऑर्डिनेशन करेंगे उसके अनुसार, ठीक है, टीम वर्क। इन मैथ्स क्लास इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग द फॉर्मूला फॉर एरिया and teacher asks the student to measure the school kabaddi ground using the foot step and calculate the area practically। हम गणित की कक्षा में क्षेत्रफल यानी एरिया का सूत्र रटने के बजाय शिक्षक छात्रों को स्कूल में कबड्डी के मैदान को कदमों से नाप करके उसका व्यवहारिक क्षेत्रफल निकालने के लिए कहते हैं। यानी जो होगा ऐसा कि अगर मान लीजिए हम उसको मैथ पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे हमें एरिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो एरिया कैसे निकालना है उसको सिर्फ फार्मूला ना रटा दें, बल्कि उसको कबड्डी का जो टीचर ऐसा बोलता है कि जाओ कबड्डी के ग्राउंड में कदमों के थ्रू नाप करके उसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कैसी कराई जाएगी उसके बारे में बताया एग्जाम पे, ठीक है। तो आगे चलिए, ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट बुक पेजेस टू इनटू द रियल वर्ड्स, फील एंड डू एक्शंस, यानी मान लीजिए कोई लेसन है तो अगर वो बहुत ही ऐसे सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट, अब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें टेक्स्ट ही होगा ना, बहुत सारा टेक्स्ट होगा, तो उसको रियल वर्ड में हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए बहुत सारा ड्रामा करना पड़ेगा। और कोई बच्चे को राजा बना दिया, किसी और बच्चे को, स्टूडेंट को, कुछ और स्टूडेंट्स को वहाँ पे आप ऐसा कर देंगे कि वो उनके अगेंस्ट में जो उनकी प्रजा है उनको बना देंगे, फिर उनका कोई शत्रु बना देगा, कोई राज्यपाल बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, कोई पीएम बन जाएगा। इस तरह से चीजें बना करके उनको रियल वर्ड की चीजें सिखाएंगे, इसको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कराया जाएगा, ठीक। यानी टोटली ये होगा कि बच्चों को बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के थ्रू सिखाएंगे। और चलिए आगे जो वोकेशनल इंटीग्रेशन एंड कोडिंग इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है लैंग्वेज पॉलिसी एंड मल्टीलिंग्विज्म, यानी उसके बारे में पढ़ेंगे, और काफी अभी चीजें बची हुई हैं, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे जेंडर इंक्लूजन फंड्स यानी सब सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ा हूँ ताकि आपका जो पेड कोर्स होते हैं बहुत सारे टीचर्स के, उनके उस लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। वीडियो काफी लंबी जा रही है तो आप समझ सकते हैं इस चीज को, आप 1.5x पे बढ़ा करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इतना डिटेल में किसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें टाइम लगता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को है जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइज जो आगे का पोर्शन उसको आगे डिस्कस करेंगे, और आप बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो उस हिसाब से मैं वीडियो को बनाऊंगा। थैंक यू गाइज।